नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खान लर्निंग क्लास में। अगर आप भी टेट और सीटेट एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज हम इसमें लेके आए हैं लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो परीक्षा का बिल्कुल प्रारूप है। आप देख सकते हैं कि परीक्षा तिथि 6 फरवरी 2023 को ये पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पेडागोजी के और हिंदी लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस हैं वो आज सभी इसमें आपको मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बच्चों को भी शेयर करें ताकि और बच्चे भी इस फ्री क्लास का लाभ ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जब अपठित गद्यांश एग्ज़ाम में आता है हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज हो, तो हमें सबसे पहले क्या करना है। हमें सबसे पहले ये करना है कि अपठित गद्यांश तो बहुत बड़े होते हैं, अगर हम उनको पढ़ने में पूरा टाइम दे देंगे तो हमें एक क्वेश्चन करने के लिए ओनली फॉर 1 ही मिनट मिलता है। तो 1 मिनट में हम उस क्वेश्चन का आंसर कैसे दें और पूरी समझ के आधार पर। तो यदि हम पद्यांश या गद्यांश उसे ध्यानपूर्वक अगर पढ़ने बैठ गए तो 1 मिनट तो हमारा यूं ही चला जाएगा समझने में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको जाना है अपने क्वेश्चन की तरफ। अपने क्वेश्चन की तरफ जाकर सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन पहला है आज की वीडियो का हमारा, किस प्रकार की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कही गई है। हल सहित ये पूरा पेपर है आपके सामने कि किस प्रकार की जिंदगी जो है वो सबसे बड़ी जिंदगी कही गई है। ऑप्शन ए समझौतावादी जिंदगी, ऑप्शन बी सादगीपूर्ण जिंदगी, ऑप्शन सी अवसरवादी जिंदगी, ऑप्शन डी साहसवादी जिंदगी या साहस की जिंदगी। तो अब आप इसमें जाएंगे और इसमें इस प्रश्न का आंसर ढूंढेंगे। तो किस तरह से देखेंगे, देखिए यहाँ पर आप देखते हैं तो सबसे बड़ी ये मिल गया, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। तो बस यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी टेक्निक है जल्दी से जल्दी आंसर लगाने की। तो उपयुक्त गद्यांश के अनुसार साहस की ज़िंदगी जो है सबसे बड़ी ज़िंदगी कही गई है। ऐसा ज़िंदगी की पहचान ये है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब आप पहले अपने क्वेश्चन की तरफ चलें, ना कि पूरा पद्यांश या गद्यांश पढ़ने में अपना टाइम खराब करें। सो अगला क्वेश्चन है इस वीडियो का हमारा, साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि, साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह सदा आगे बढ़ने की सोचता रहता है, बाधाओं से घबराता है, लोगों की सोच की परवाह नहीं करता या बिल्कुल लापरवाह होता है। तो इसका आंसर भी आपको अपठित गद्यांश में ही मिलेगा कि साहसी मनुष्य की पहली पहचान क्या है। तो देखिए, साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं होता। तो साहसी मनुष्य की पहचान क्या हो जाएगी, साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं यहाँ कि लोगों की सोच की परवाह नहीं करता। तो देखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गद्यांश के अनुसार अगर देखा जाए तो असली मनुष्य की पहली पहचान ये है कि वे लोगों की सोच की परवाह नहीं करता। तो ये तरीका है क्वेश्चन के आंसर लगाने का। तो इस तरह से जब भी आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सबसे पहले इस ट्रिक को फॉलो करें कि हमें पूरा गद्यांश पद्यांश नहीं पढ़ना है, उसमें अपना इतना टाइम नहीं देना है। सबसे पहले आपको जाना है अपने क्वेश्चन की तरफ, फिर उसके बाद एक एक लाइन में अपना क्वेश्चन ढूंढकर आप उसका आंसर लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप पद्यांश गद्यांश एक बार पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब भी आपको उस गद्यांश को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े तो आप आंसर नहीं लगा पाएंगे। तब भी उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, रीचेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी आप उसका आंसर लगा पाएंगे। तो इस तरह से ये ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की असली ताकत किस तरह के लोग होते हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले, या सब लोगों की सलाह मानने वाले, या मनुष्यता को महत्व ना देने वाले, या फिर पड़ोसी की बात सुनकर सिर झुकाने वाले। सो दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोग होते हैं, तो वो होते हैं गद्यांश के अनुसार दुनिया की असली ताकत जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले लोग होते हैं। मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 4 है, साहसी मनुष्य किस प्रकार के सपनों में भी रस लेता है। साहसी मनुष्य
किस प्रकार के सपनों में भी रस लेता है? जिन सपनों में वास्तविकता होती है, जो सपने रसपूर्ण होते हैं, जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता, या जो सपने साकार होते हैं। तो साहसी मनुष्य किस प्रकार के सपनों में रस लेता है? तो वो लेता है गद्यांश के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता वो उन्हीं सपनों के पीछे भागता है। तो साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आस पड़ोस को देखकर चलना यह का काम है? क्रांति करने वाले लोगों, साहसी लोगों, साधारण जीव या हिंसक लोगों? तो किसका काम है ये? उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए क्या किया जा रहा है? साधारण जीव। विकल्प संगत है, इस प्रकार से पूरा वाक्य होगा कि अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना ये साधारण जीव का काम है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? साधारण जीव इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये साधारण जीव का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निडर। निडर शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। निडर का आप समझ ही गए होंगे, समानार्थी मतलब उसका सिनोनिम पूछा गया है, पर्यायवाची। डरपोक, कायर, साहसी या भयभीत। तो निडर व्यक्ति कैसा होता है? ऑप्शन नंबर सी कि वो निडर शब्द का समानार्थी शब्द है साहसी होगा, हिम्मत वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताकत का विलोम शब्द है। ताकत, शक्ति, पावर, बल, इसका विलोम शब्द क्या है? निर्बलता है, अधिकार है, क्षमता है या शक्ति है? मतलब ऑप्शन सी है शक्ति या डी है क्षमता। तो ताकत का विलोम आप समझ गए हैं क्या होगा? ताकत का विलोम शब्द है निर्बलता, मतलब जिसमें कोई बल ना हो, कोई शक्ति ना हो, ये शब्द विलोम शब्द है। तो शब्द और विलोम इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे अब इसमें और भी एग्जाम्पल दिए गए, जैसे अधिकार का है अनाधिकार, शक्ति का क्षीणता भी होता है, क्षमता का अक्षमता भी होता है। तो इसमें जो दिए गए हैं ना, इन सभी के दिए गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे भी पूछा जा सकता है, तो उनकी डिटेल भी आपको इनके साथ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेखौफ का अर्थ है। बेखौफ मतलब जिसको किसी का खौफ ना हो, डर ना हो। तो भीत हो जाएगा, निर्भय होगा, शंकित होगा या डरपोक होगा। तो बेखौफ मतलब क्या होगा? गद्यांश के अनुसार अगर देखा जाए तो बेखौफ का अर्थ होगा निर्भय। निर्भय मतलब जिसे किसी का भय ना हो। शब्द और अर्थ और भी दिए गए हैं, भीत का दिया गया है डरा हुआ, शंकित का दिया गया है शंका युक्त, मतलब जिसके मन में हमेशा शक बना रहता है, शंका बनी रहती है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। फिर डरपोक मतलब कायर। सो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी निर्भय। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9 है शुद्ध रूप छाटिए। शुद्ध रूप मिद्विधिम या मध्यम, मंध्यम या मध्यम। सो आप राइट आंसर समझ गए होंगे कि शुद्ध रूप क्या है, कि ऑप्शन बी है मध्यम। दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द मध्यम है और बाकी विकल्प जो है वो अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए निर्देश 10 से 15 निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर। अब ये काव्यांश के प्रश्न हैं। ये कितने प्रश्न थे आपके? 9 प्रश्न जो थे वो किसके थे? 9 प्रश्न थे आपके गद्यांश के प्रश्न। अब आते हैं आपके पद्यांश के प्रश्न। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। चंदा तारों की सहज कांति, नदियों में है मुस्कान भरी, हे पवन झकोरों के दुलार खेतों में, है दौलत बिखरी पग पग मेरा विश्वास भरा। चंदा तारे आप समझ गए होंगे, सहज कांति, नदियों में है मुस्कान भरी, हे पवन झकोरों में दुलार खेतों में, है दौलत बिखरी पग पग मतलब कदम कदम पर मेरा विश्वास भरा। तब से है ये जीवन निखरा, प्रखर कर्म का पाठ सतत, सतत मतलब निरंतर लगातार। पढ़ाती मैं भारत माता हूँ, मैं ब्रज वज्र सदृश विपदाओं को भी अनायास सह लेती हूँ। सुधा दान कर औरों को मैं विष पीकर मुस्काती हूँ, धीरज का पाठ पढ़ाती हूँ, गौरव का मार्ग दिखाती हूँ, मैं सहज बोध में सहज शक्ति, सुविवेकी भारत माता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इससे पूछा गया है, जो पद्यांश अभी अभी हमने पढ़ा है इससे प्रश्न बना है। यहाँ की नदियों और हवाओं में, मतलब यहाँ की नदियों और हवा में क्या है? कटुता का भाव है, मुस्कान और दुलार है, जल और नमी है, दुस्साहस और सुंदरता है। तो आप समझ ही गए होंगे कविता पढ़कर कि उपर्युक्त पद्यांश को जब हमने पढ़ा तो उसमें मुस्कान और दुलार की बात
की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उपर्युक्त काव्यांश के अनुसार यहाँ की नदियों में या नदियों और हवा में मुस्कान और दुलार है। क्वेश्चन नंबर 11 है इसी से रिलेटेड, खेतों में दौलत बिखरी, क्या कहा गया है? खेतों में दौलत बिखरी होने का क्या तात्पर्य? अब ये तो नहीं कि खेतों में पैसे पड़े हुए हैं या दौलत बिखरी हुई है, नोट पड़े हुए हैं, ऐसा तो है नहीं। तो इसको किस माध्यम से कहा गया है कि खेतों में दौलत बिखरी होने का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, खेतों में फसल लहलहा रही है, खेतों में फूल मुरझा रहे हैं, खेतों में फसल सूख रही है, या फिर खेतों में धन गड़ा हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि काव्यांश के अकॉर्डिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू पोइट्री अगर देखा जाए या काव्यांश के अनुसार अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए, खेतों में फसल लहलहा रही है। काव्यांश के अनुसार खेतों में दौलत बिखरी, फसल क्या है? दौलत के ही समान है, होने से तात्पर्य कि खेतों में फसल लहरा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत माँ को सुविवेकी क्यों कहा गया है? विवेकी मतलब बुद्धि संबंधित, सुविवेकी क्यों कहा गया है? क्योंकि वे अन्न व जमीन छीन लेती है, क्योंकि वे वर्षा करवाने में सहायक होती है, क्योंकि वह धैर्य व गौरव का पाठ पढ़ाती है, क्योंकि वह सुधा पीकर मुस्काती है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा कि काव्यांश में भारत माँ को सुविवेकी इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत माँ हमें धैर्य व गौरव का पाठ पढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके पग में, पग मतलब पैरों में, विश्वास भरा है? किसके पग में विश्वास भरा है? तो अभी हमने कविता पढ़ी, खेतों के, बागों के, मनुष्यों के या भारत माता के। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, काव्यांश के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत माता के पग में मतलब उनके चरणों में विश्वास भरा है। पंक्ति पग पग मेरा विश्वास भरा, इस पंक्ति में तब से है ये जीवन निखरा, इस पंक्ति को हमने पढ़ा तो इस पंक्ति में इसका आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदा तारों सी सहज कांति, पंक्ति में निहित अलंकार है। चंदा तारों सी मतलब किसी को किसी की उपमा दी जा रही है। कहते ना, उदाहरण होता है उपमा अलंकार का कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तो चंदा तारों सी सहज कांति पंक्ति में निहित अलंकार है, यमक, उपमा, रूपक या अनुप्रास। तो आप समझ गए होंगे कि उपर्युक्त पंक्ति में उपमा अलंकार है क्योंकि किसी को किसी के जैसा बताया जा रहा है। तो जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अलंकार, देखो यहाँ डेफिनेशन भी दी गई है इसकी, देखो उपमा अलंकार जहाँ एक वस्तु की तुलना या समता या समानता दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रखर का अर्थ नहीं है। अब इनमें से क्या नहीं है? प्रखर, प्रचंड, तीक्ष्ण, कुशाग्र या सहनशील। सो राइट आंसर होगा सहनशील। सहनशील जो है वो अलग है, प्रचंड है, कुशाग्र है, तीक्ष्ण भी है। प्रखर बुद्धि वाला कहते हैं ना बालक, बिल्कुल निखरी हुई बुद्धि वाला। सो इसमें क्या अलग है? सहनशील। सहनशील प्रखर का अर्थ नहीं है, जबकि प्रचंड, तीक्ष्ण, कुशाग्र शब्द जो हैं या कुशाग्र शब्द जो है प्रखर के समानार्थी शब्द हैं, मतलब सिमिलर हैं, इसके सिनोनिम्स की तरह है, पर्यायवाची हैं। सहनशील का अर्थ सहन करने वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोली और लहजे के बारे में। बोली जो अपन बोलते हैं, बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है? बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। लहजा वास्तविक भाषा से संबंधित है, जबकि बोली भाषा बोलने के तरीके से संबंधित है। ऑप्शन सी, लहजा एक ही भाषा के विविध रूप में है जिनकी व्याकरण भिन्न भिन्न होती है। लहजा मतलब कह सकते हैं आप स्टाइल, स्पीकिंग स्टाइल मतलब बोलने की कला या शैली। बोली किसी व्यक्ति विशेष के उच्चारण का तरीका है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोली वास्तविक भाषा से संबंधित रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित होता है। तो बोली वास्तविक भाषा से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपुण भारत मिशन का उद्देश्य। निपुण जो है, निपुण
भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे, ऑप्शन ए है, कम से कम 2 से 3 वर्णों वाले सरल शब्द पढ़ पाएं, आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों को या शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएं। ऑप्शन सी है, प्रति मिनट 45 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाएं, या फिर ऑप्शन नंबर डी, प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाएं। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026 से 27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री से आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्द वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल मतलब सुनने के कौशल का आकलन करना है। उसके लिए या उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए? पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना, सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना, विद्यार्थी को 4 से 5 वाक्यों में स्वयं का परिचय देने के लिए कहना, या फिर दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अगर उसे अपने विद्यार्थियों में श्रवण कौशल का आकलन करना है कि बच्चे पूरी तरह से सुन पा रहे हैं कि नहीं, उसके लिए किस गतिविधि का संचालन होगा? सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना कि बच्चों ने क्या सुना, क्या समझा और उसे बच्चे किस तरह से कागज पर उतार सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है। इस प्रकार के पठन को आप क्या कहेंगे? बारीकी से पठन, गहन पठन, सरसरी तौर पर पठन या विस्तृत पठन? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि एक बालिका जो है अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, तो इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे? सो ऑप्शन नंबर डी मतलब विस्तृत पठन है। अगर कोई चीज़ हमें पसंद आ रही है और हम किसी चीज़ को रुचि से कर रहे हैं तो हम उसमें बहुत ज़्यादा विस्तृत पठन करेंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वे किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है? ऑप्शन ए, मानस मंथन मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग, समीक्षा करना, संपादन या पुनरावृत्ति। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मानस मंथन कर रही है। मतलब कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन उपागम लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वे मानस मंथन युक्ति का अनुसरण कर सकती है। ये शिक्षण की ऐसे मानस मंथन भी आप समझ लीजिए क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये शिक्षण की ऐसी विधि है जिसमें अधिगमकर्ता के मस्तिष्क में किसी समस्या के समाधान को या समाधान हेतु विचारों या समाधान का स्फुटन किया जाता है। मतलब उनको ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है, मानस मंथन किया जाता है, चिंतन किया जाता है। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है। वे किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है? पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों का श्रुत लेख करवाना मतलब अच्छे से लिखवाना, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री के लिए आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करवाना और लिखवाना, या फिर पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान सामने आ रहे संज्ञा शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहना। तो कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध कर रही है, कार्य कर रही है, तो वे किस युक्ति का अनुसरण करती है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना। तो इसका अनुसरण वे कर सकती, मतलब अगर पढ़ा रही है तो हमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछना है कि बच्चे ने कितना ग्रहण किया। कक्षा 3 की अध्यापिका अगर अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध कार्य करती है तो वे पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना युक्ति का अनुसरण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं।
तत्पश्चात मतलब उसके तुरंत पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ये क्या कहलाएगा? मतलब एक पठन संबंधी गतिविधि है। क्वेश्चन को समझिएगा, पढ़ने संबंधी एक्टिविटी हो रही है जिसमें जो लर्नर्स हैं, जो शिक्षार्थी हैं, जो बच्चे हैं, वो पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते और पढ़ते हैं। उसके पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान भी करते हैं, मतलब कम्युनिकेशंस करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? प्रवाह के साथ पाठ्य सामग्री, प्रवाह के साथ श्रुतलेख, डम्ब शिराड मतलब मूक अभिनय, या जिज्ञासा श्रुतलेख। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जिज्ञासा। एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान भी करते हैं। तो ये जिज्ञासा श्रुतलेख होगा, मतलब उनमें क्यूरियोसिटी है, वो उस चीज़ को सीखना चाहते हैं, एक्साइटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण NIPUN भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करता है। मतलब भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना है। इसका पूरा नाम क्या है? मतलब इसका फुल फॉर्म आपको देखना है। देखिए, नेशनल इंटरवेंशन फॉर प्रोफिशिएंसी एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, या फिर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, या नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, या फिर नेशनल इंटरवेंशन फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसका फुल फॉर्म है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना। इसका पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपनी सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है। एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क मतलब किसी बड़े की मदद से उसे पूरा करना है। वे इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है, या इन दोनों के बीच की संभाव्यता मतलब जो अंतराल है उसको क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है इसके भाषा अर्जन उपकरण, आरंभिक साक्षरता, सादृश्यीकरण, या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक शिक्षार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा किया है या करना है। तो वे इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है। इन दोनों के बीच संभाव्यता मतलब अंतराल को निकटस्थ विकास का क्षेत्र मतलब उसके समीपी विकास का क्षेत्र कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन, मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन जो है भाषा अधिगम में मदद करता है। इस भाषा अधिगम में मदद करता है मतलब लर्निंग सीखने में, भाषा को सीखने में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए अवसर देने चाहिए, विद्यार्थियों को मुद्रित हस्तलेखन सीखने में मदद करनी चाहिए, या विद्यार्थियों को हस्त मुद्रण सीखने में मदद करनी चाहिए, या फिर अपरिचित मुद्रित पाठ्य सामग्री के लिए नए शब्द सीखने के लिए कहना चाहिए। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री के अवसर देने चाहिए, क्योंकि मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए अवसर देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है? प्रथम भाषा मतलब फर्स्ट लैंग्वेज के चरणों का सही क्रम है। बबलाना, दो शब्दीय वाक्य चरण,
एक शब्दीय वाक्य चरण या संक्षिप्त वाक्य चरण। सेकंड है बबलाना, एक शब्दीय वाक्य चरण, दो शब्दीय वाक्य चरण या संक्षिप्त वाक्य चरण। थर्ड है एक शब्दीय वाक्य चरण बबलाना, दो शब्दीय वाक्य चरण संक्षिप्त वाक्य चरण। एक शब्दीय वाक्य चरण, दो शब्दीय वाक्य चरण या बबलाना या फिर संक्षिप्त वाक्य चरण। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि सबसे पहले प्रथम भाषा अर्जन करने के चरणों का सही क्रम है बबलाना। मतलब पहले बच्चे जब भाषा अर्जन करते हैं, सीखते हैं, तो पहले मन ही मन कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो उसको कहते हैं बबलाना। दो शब्दीय वाक्य चरण, फिर वो दो शब्द तक बोल पाते हैं। फिर एक शब्दीय वाक्य चरण, फिर धीरे धीरे वाक्य बनाना सीखते हैं। तथा संक्षिप्त वाक्य चरण है भाषा अर्जन का सिद्धांत चौमस्की का दिया हुआ है। प्रथम भाषा प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, जो पहली भाषा है बच्चे की। 6 से 10 महीनों में शिशु बड़बड़ाना, मैंने अभी ऊपर बताया जैसा, बड़बड़ाना शुरू करता है, मतलब मन ही मन में कुछ बोलता है, कुछ बात उसकी समझ आती है, कुछ नहीं आती, अपने ही माध्यम से भाषा को सीखने का प्रयास करता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह विचार कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं। यह विचार कि मनुष्य जो होते हैं वो सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं, किसके द्वारा प्रतिपादित है? लेव वाइगोट्स्की, नॉम चॉम्स्की, जीन पियाजे या फिर जीरोम ब्रूनर, किसके द्वारा प्रतिपादित है ये? तो ये ऑप्शन नंबर बी, नॉम चॉम्स्की के द्वारा। भी अभी हमने पिछले में भी पढ़ा था, ये चॉम्स्की के द्वारा ये विचार कि मनुष्य सहजात भाषा का अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं, ये कथन नॉम चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित है। नॉम चॉम्स्की को भाषा विकास का जनक माना जाता है। चॉम्स्की के अनुसार बालकों में भाषा अधिग्रहण यंत्र यानी लैंग्वेज जो होता है, भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है, जिसकी सहायता से वे किसी भाषा को तीव्र गति से सीखते हैं। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, ये रूबरिक किसका आकलन करेगा? मतलब नए शब्द समझती है एक बच्ची और उनका प्रयोग करती है, तो ये रूबरिक किसका आकलन करेगा? उच्चारण, व्याकरण, प्रवाह या शब्द भंडार। सो राइट आंसर हो जाएगा कि नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है। सो ये ऑप्शन नंबर डी, मतलब शब्द भंडार, ये रूबरिक शब्द भंडार का आकलन करेगा। बालक प्रथम अवस्था में निरर्थक शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब जिन शब्दों का उन्हें अर्थ नहीं पता होता वो तो बस बोलना शुरू करते हैं। शब्द बोलने में बालक को एक समस्या उच्चारण की होती है, समस्या जो होती है वो उच्चारण की समस्या होती है, मतलब उनका प्रोनाउंसिएशन ऐसा नहीं होता कि वो समझ पाए। शुरू में बालक अनुकरण से ही उच्चारण सीखता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए? वाचन कर रहे हो, जब बच्चे पाठ पढ़ रहे हों, वाचन कर रहे हो, वाचन कौशल सीख रहे हों, तो उनके आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए। कौन सी गतिविधि? पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ, आप जिन परिधान को बहुत अधिक पसंद करती है उसके बारे में बताओ, या फिर अपने आप का 4 से 5 वाक्यों में परिचय दो, या फिर दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करो। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए कि पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ। मतलब जो आपने अच्छे से वाचन किया, वाचन कौशल का मतलब यही होता है कि आपने क्या सीखा, कितने शब्दों के अर्थ आपको आए, तो उन सब का आकलन करना। तो ऑप्शन नंबर ए कि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन के लिए पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताना उपयुक्त नहीं होता। बच्चों को किसी पाठ से शब्दों का अर्थ बताना कठिन कौशल है, तो इसमें क्या प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए कि पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ। बाकी इन 3 चीज़ों को प्रयुक्त किया जाना चाहिए कि शब्दों का अर्थ बताना कठिन कौशल होता है, इसलिए उनको अर्थ का कौशल नहीं दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाता है। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वे कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम के शब्द नहीं रख पाता है? यह भाषा बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित करता है। ये हम पिछली वीडियोज़ में भी बहुत पढ़ा, ये हमेशा मतलब पेडागोजी का क्वेश्चन है कि वे कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है। यह भाषा बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित करता है। डिस्प्रैक्सिया, डिस्फ्रेजिया, डिसर्थ्रिया या डिसकैल्कुलिया। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डिस्फ्रेजिया भाषा संबंधी विकार से जुड़ा है।
वह भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता। ये भाषा बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित करता है। डिस्प्रैक्सिया दिमाग से संबंधित मनोविकार है। डिस्कैल्कुलिया गणितीय संबंधी मनोविकार है। और डिसर्थ्रिया एक भाषण ध्वनि विकार है। तो ये थी हमारी आज की 30 प्रश्नों की वीडियो। ये 30 प्रश्न जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस नहीं करें। तो ये हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।